Hello, my dear friends. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am discuss P block element और particularly निकोजेंस। जैसा इसी पहले वाली क्लास में आपको निकोजन फैमिली के कुछ कंपाउंड्स मैंने डिस्कस किए जनरल प्रॉपर्टीज, जैसे उनके ऑक्साइड्स बताए थे, हाइड्राइड्स वगैरह जनरल प्रॉपर्टीज। तो अब इस क्लास में मैं भी निकोजन फैमिली को ही मैं आगे शुरू करूंगा। इसमें इसके कुछ कंपाउंड्स बताऊंगा। आप ध्यान रखना, मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं कि आजकल पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट की बात करो चाहे जेई की बात कीजिए। आजकल इस पी ब्लॉक से बहुत स्पेसिफिक और खूब ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो ये कहूँ आपसे कि पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का सबसे बढ़िया चीज है। यदि ये आपको समझ बैठ गया तो आप समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलो बात करते हैं निकोजेंस के हैलाइड्स की। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, जिसको आप बोल देते हो निकोजेंस, उनके हैलाइड्स। तो देखो इसके दो तरह के हैलाइड्स होते हैं। जनरल हैलाइड्स होते हैं MX3। जनरल का मतलब तो ये होता है कि जो सभी एलिमेंट बनाते हैं, लाइक एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ट्राई हैलाइड तो ये सब बनाते हैं, और पेंट हैलाइड भी बनाते हैं। यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, नाइट्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट पेंटाहेलाइड भी बनाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसी तरह से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब आप समझना, पहले मेरी लाइन लिख तो एक बार ही देता हूं। सबसे पहली बात, ये क्यों नहीं बनाता, मैंने इसको स्टार्टिंग में जब निकोजन शुरू किया था ना, जब मैं बोलूं केमिकल बॉन्डिंग में ही समझा दिया था कि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं बनाता, एंटी ऑर्बिटल ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, तो ट्राई तो सभी बनाते हैं। अब बात करते हैं इस फास्फोरस के पेंटाहेलाइड की। तो यहाँ पर हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों हो सकते हैं, यानी चारों पेंटाहेलाइड मिलते हैं। आर्सेनिक की बात की जाए तो यहाँ पर हेलोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। एंटीमनी की बात की जाए तब भी फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन के संग नहीं बनता, और ये ओनली फ्लोरीन ही होती है, यानी पेंटाहेलाइड बिस्मिथ का केवल फ्लोराइड ही मिलता है और नहीं। क्वेश्चन दूसरा बन गया कि क्यों सर, क्यों? जब इनके पास में सब पे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यही क्यों बनाते हैं, ये क्यों नहीं बना लेते? फिर आप लाइन समझना। एम्प्टी ऑर्बिटल की मैं तो आपको एक ही लाइन एक्सप्लेन करता आया हूं शुरू से रात तक, और करूंगा। क्यों से एम्प्टी ऑर्बिटल को यदि बॉन्ड बनाना है डी ऑर्बिटल को, जो डिफ्यूज नेचर का है, डिफ्यूज नेचर को बॉन्ड बनाना है तो न्यूक्लियस के पास आना पड़ेगा। और कौन लाएगा उसको? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो सेंट्रल एटम पर क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आते ही साइड स्मॉलर, और स्मॉलर होते ही डी ऑर्बिटल खिंचता चला जाएगा न्यूक्लियस की ओर एंड मेक स्टेबल बॉन्ड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहां तो फास्फोरस, अच्छा फास्फोरस के बाद में कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल है? वो 3D। ये कौन सा है? 4D। थोड़ा और डिफ्यूज, खींचना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, और दूर और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। यहां पर बहुत दूर 3D, 4D, 5D, 6D। आप सोचो 6D मच मोर डिफ्यूज, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना छोटे मोटे के बस की बात नहीं। कौन कर सकता है? जिसकी बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन हेलोजन में बात करूं तो, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज, इसलिए इसका ओनली पेंटाफ्लोराइड ही मिलता है और नहीं। एक लाइन। दूसरी बात, इसके बारे में आप सब जानते हो, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। दूसरी बात, ये सभी पेंटाहेलाइड्स, सबके सब पेंटाहेलाइड्स हैं दोस्तों। ये सभी पेंटाहेलाइड्स कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कोवेलेंट तो समझते हो ना, क्योंकि +5 का आयन नहीं बनता, और वैसे भी नॉन मेटल है। यदि ये मेटल है भी तब भी ऐसा नहीं कि साहब +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई आयन बना लेगा। सबके सब कोवेलेंट नेचर के हैं। पेंटाफ्लोराइड भी, ये वाला भी, सभी कोवेलेंट है पेंटाहेलाइड्स। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है ट्राइहेलाइड्स। अब आगे फिर सुनो, ट्राइहेलाइड्स भी मेनली कोवेलेंट है। बस ये जो बिस्मिथ है, आप सुनना ध्यान से, ये बिस्मिथ मेटल है, और इसमें भी फिर होने दो, इसमें भी ये ओनली बिस्मिथ फ्लोराइड तो है आयोनिक, और इसके जो अदर हैलाइड्स है ना बिस्मिथ के भी, वो भी कोवेलेंट है। उसका फिर मेरे पास आपको एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं। क्या बता रहा था? कि बिस्मिथ जो क्या है कि साइज डिफ्यूज ऑर्बिटल है इसके अंदर, तो पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई, मोर कोवेलेंट करेक्टर। जैसे आप बात करते हैं ना सॉरी, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइज उनका भी लार्जर, इजीली पोलराइज्ड,
एंड हेंस देयर अदर हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। तो बिस्मिथ का केवल फ्लोराइड ही होता है आयनिक, बाकी सभी कोलाइड कोवेलेंट। तो ये तो बात हुई साहब इनके बारे में। अब देखो देखते जाओ आप, ठीक है, ये तो इनकी जनरल बात हो गई। आगे ट्राईहेलाइड में नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइडों में भी ओनली यही होता है स्टेबल, बाकी जो अदर नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड है वो अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव इन नेचर। कैसे हैं ये? अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। बोले साहब क्यों, ये क्या दिक्कत है? तो अब सुनो, देख हमारे पास इसकी बात समझिए आप, समझिए। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये हेलोजन फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? 2p, इसके पास 3p, 4p एंड 5p। अब मेरे पास आपको समझाने के लिए बहुत सी बात है। एक लाइन तो आपको बता रखी है ऑलवेज कि साहब इफेक्टिव ओवरलैपिंग लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल्स में होता है जिससे स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहली बात 2p और 2p लेस डिफ्यूज है फ्लोरीन का, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग स्टेबल बॉन्ड, एक लाइन। दूसरी बात, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2p ऑफ नाइट्रोजन एंड 2p ऑफ फ्लोरीन इज लेस। और जब आपको पता है ना एनर्जी डिफरेंस लेस होता है तब भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग मेक स्टेबल बॉन्ड। यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, देखते जाओ ज्यादा, और डिफ्यूज नेचर भी बढ़ती गई। 2p के कंपैरिजन में 3p 4p, ऐसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे डिफ्यूज, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होती गई, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता गया। और एक चीज और है मेरे पास आपको बताने के लिए, वो ये कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की भी 3 के आसपास होती है 3.1, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55। तो आप ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो ये बॉन्ड है ये सफिशिएंट पोलर बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन होती है तो उस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, सफिशिएंट पोलैरिटी होती बॉन्ड में। और जब सफिशिएंट पोलैरिटी से अपोजिट चार्ज आते ना तो इंटरेक्शन और बढ़ जाता है, यानी बॉन्ड स्टेबल बन जाता है। और जबकि अदर नाइट्रोजन हेलोजन की बात करूं तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? नियरली नॉन पोलर। तो तीन बात मेरे पास, क्या कि NF3 ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब एक्सप्लोसिव। तीनों पॉइंट ध्यान रखें, एक तो लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल्स हैं फ्लोरीन के, इनके मोर डिफ्यूज हैं। दूसरी बात लेस एनर्जी डिफरेंस है। और तीसरी बात बॉन्ड कहता है सफिशिएंट पोलैरिटी का है, पोलैरिटी में अपोजिट चार्ज आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो इसकी बात। दूसरी बात और समझाना ध्यान से, एक इनका आपको मैं हाइड्रोलाइसिस और समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इन नाइट्रोजन के या इन सब के हाइड्रोलाइसिस। तो आप समझना, ये जो NF3 है ये तो रूम टेम्परेचर पे मैं बात करूं हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, और नाइट्रोजन के जो अदर हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं साहब अमोनिया में और बनता है HOCl। क्या बनता है? अमोनिया और HOCl। बोले साहब कैसे, इसको एक्सप्लेन करो और बात को सुनना ध्यान से। वैसे तो मैं आपको बताता रहता हूं कि साहब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअल में ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये कहां पर अटैक करता है? कहां पर अटैक करता है? जहां एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वहां खुद ही अटैक कर देता है। ऐसा तो यहां पर है नहीं, लेकिन ये नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, जिसको आप क्या कह देते हो? लुईस बेसिक नेचर होते हैं। ये सभी कहते हैं लुईस बेसिक नेचर के। लुईस डेफिनेशन में ये बेस हैं, और जो लुईस डेफिनेशन में बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं। पहले ये क्लियर कर देता हूं आपको, ये लाइन क्लियर कर देता हूं। इनकी जो बेसिक टेंडेंसी है वो ऐसे है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। बैक बॉन्डिंग है नहीं, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा हो जाएगी ना, हेलोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर सकता। तो बेसिक नेचर ये, तो पहली बात तो एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है कम और स्टेबिलिटी है ज्यादा, इसलिए NH3 का तो वाटर में रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं। बाकी सभी हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। कैसे होता है? देखो इधर ये पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इसको, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे देखो मैं आपको समझाऊं, रुको जल्दीबाजी मत करो, ऐसे लिखते थोड़ी देर के लिए। इसने साथ इलेक्ट्रॉन दिया इस H को, तो H तो जुड़ गया इस पे, इस पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और सपोज ये निकल गया था OH, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हट जाएगा, H आ जाएगा उसकी जगह, और एक बन जाएगा आपके पास में HOCl। चेक कर लो, Cl पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, इसलिए हाइपोक्लोरस एसिड। फाइनल रिएक्शन लिखता मैं, यदि मैं इसकी फाइनल रिएक्शन लिखता तो 3 मॉलिक्यूल बनते। कई बार उसको
ऐसे भी लिख दिया जाता है। जब NCl3 का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनेगा, एक तो NH3 और क्या बनेंगे HOCl, कितने 3 मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं HOCl को, हाइपोक्लोरस एसिड। उसी का कोडिंग आप क्या लगाते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल। कई बार ऐसे भी कह देते हैं जनाब ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए आप चाहो तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। ठीक, ये तो इसके बारे में बात हुई। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। देखना तो हाइड्रोलाइसिस का ट्रेंड क्या हुआ, NF3 का होता ही नहीं, NCl3 का इससे जल्दी होगा। तो कोई पूछेंगे कि हाइड्रोलाइसिस, तो ये ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस। रीजन, एक तो बॉन्ड भी वीक होता रहता है, आपको बता दिया ना, बॉन्ड भी वीक होता रहता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती रहती है, लुईस बेसिक कैरेक्टर है ये, इसलिए ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, अब बात करते हैं फास्फोरस और आर्सेनिक की। इसके ट्राइहाइड्राल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझना, तो ध्यान रखना। जब NCl3 का आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनी थी आपके पास में, अमोनिया, और क्या बना था, HOCl। ठीक उसी तरह से इस PCl3 की लेता हूं, देखना सुनना क्वेश्चन। बोले साहब ऐसा ही बना दो यहाँ भी, लेकिन ये नहीं बनता। बोले क्यों, देखो जब NCl3 का हाइड्रोलाइसिस तो क्या बनी, अमोनिया। जब PCl3 का हाइड्रोलाइसिस की तो फॉस्फेट नहीं बनी, बल्कि पता है किसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसके ऑक्सी एसिड में बना HCl। फास्फोरस और आर्सेनिक के बारे में दोनों के लिए रिएक्शन ये, जब ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो किसमें बदल जाते हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में, अस एसिड में, और क्या बाहर निकलती है, HCl। एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन दोबारा, NCl3 से अमोनिया, PCl3 ACl3 से फॉस्फीन और ये आर्सिन नहीं, बल्कि ऑक्सी एसिड। एक्सप्लेन। देखिए अभी आप ध्यान रखना, मैकेनिज्म वही लाइन बोल रहा था कि वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, वाटर तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं साहब इसकी। देखो मेरे पास कितने बात आपको समझाने के लिए, एक लाइन तो ये जो शुरू से कहता रहा हूं, कहीं एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ तो ये क्या इजीली अटैक कर देता है। दूसरी बात, आपको अभी थोड़ी देर पहले अगली क्लास में बताया था कि नाइट्रोजन के कंपाउंडों की लुईस बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग होती है बजाय फास्फोरस के, वो स्ट्रॉन्ग बेस है बजाय इसके, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, उनकी ज्यादा थी। तो ये क्या करता है साहब, इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में ले लेता है। एक सेकंड के लिए देखना, लेने दो इसको इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सोचना। ऐसी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है साहब, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है साइज एक्सपेंड, साइज एक्सपेंड होने की वजह से ये जो हेलोजन है माइनस आई इफेक्ट है, ये बाहर निकल लेगा। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता नहीं, इसलिए साहब एक HCl तो बाहर निकल गया, देखो उधर से, और एक जो आपके पास में क्लोरीन था उसकी जगह OH बॉन्ड आ गया सबको। अच्छा ऐसे बना, ऐसे बना। अभी थोड़ी देर पहले और बताई थी मैंने एक बात आपको, और फिर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा इस स्ट्रक्चर को देखो एक बार ध्यान से, लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, ये इजीली दे देता है ये, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ये इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे है, और क्या बन गया देखना, क्या बन गया ये, H जुड़ेगा P से, डबल बॉन्ड बन जाएंगे O, और ये स्ट्रक्चर बन गई। इससे ज्यादा स्टेबल है ये, क्यों, लॉन पेयर रिपल्सन कम। और हाइड्रोलाइसिस करा लो कंप्लीट, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इन दो को और हटा देना, 2 मॉलिक्यूल और लो वाटर के, और इनको भी OH हटा देना, तो आपके पास में ये बन गया भाई, क्या बन गया, H3PO3। ठीक उसी तरह से फास्फोरस का क्या बन गया, H3PO3, बल्कि फॉस्फेट नहीं बनी। आर्सेनिक को भी ऐसे एक्सप्लेन करना। अब इंपॉर्टेंट, अब देखो एंटीमनी और बिस्मिथ। अब आप देखना, यहीं से बात समझ बैठ जाएगी आपको, ये वाली लाइन बता रहा हूँ, यही चीज फिर बताऊंगा। अब आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और आपको बता दूं जिसको आप कहते हो ना व्हाइट पर्ल, सफेद मोती, वो ऐसे ही बनता है, यहीं पे बनता है। देखिए ये सब बात करता हूँ एंटीमनी क्लोराइड की, ट्राई की और बिस्मिथ की। आपको एक बात तो पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली नहीं मिलता, क्या कहते हैं इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट हो जाता है। तो बस यही स्टेप में अंतर है। तो आप लाओ इसमें से कराओ पहला अटैक वाटर का, तो पहले तो यही करके यहाँ तक ले आना। और ये साहब आपके पास में बिस्मिथ है, ये क्या है आपके पास में बिस्मिथ, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले ये नहीं करेगा तो ये करेगा, फिर ये नहीं देगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो ये देगा। दो
देने दो इसको, और ये देगा तो साहब ये HCl तो निकल लेगा बाहर, और आपके पास में ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। और आपको बता दूं इसको जनरली लिखते हैं BiOCl, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, ये आयंस मिलते हैं एंड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मिथ इज +3, और नाम क्या बोलोगे इसको, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, एंड इज कॉमनली नोन एज व्हाइट पर्ल, सफेद मोती। क्या कहते हैं इसको, व्हाइट पर्ल। इट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट पर्ल, सफेद मोती कहते हैं इसको। ध्यान से देखें आप, व्हाइट पर्ल किसकी वजह से, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पोलर ग्रुप है तो Cl चलेगा, तो HCl तो अच्छा इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये Cl बाहर निकल लेगा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए जब इनके हाइड्रोलाइसिस करोगे दोनों के, तो ऑक्सीक्लोराइड क्या बनेगा यहाँ पर, SbOCl, या क्या बनेगा, BiOCl। ये देखने में मित्रों, ये देखने में इसके जैसे लगते हैं लेकिन बहुत अंतर है। ये आपको पता है हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड +1 में, और ये ऑक्सोक्लोराइड है, ये +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ये, +3 में, ये है कैटायन, ये एनायन। ये लो, तो ट्राई हैलाइडों के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, ठीक है। अब पेंटा हैलाइडों के बारे में बात करते हैं। पेंटा हैलाइडों के बारे में बात करनी क्या थी, देखो एक लाइन तो आपको ये समझा दूं कि ये सभी कोवेलेंट नेचर के थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और इनके हाइड्रोलाइसिस होने थे ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे PCl5 की बात करूं, PCl5 भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। याद रखेंगे आप इसमें भी कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। क्यों, कई बात आपको पास समझाने की, क्योंकि डी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d2 और sp3d में dz2, ये आपको पता है कि d ऑर्बिटल होते हैं डिफ्यूज्ड, बॉन्ड वीक, डिस्टेंस हायर, मोर इफेक्टिव। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस शुरू करोगे ना, तो एक्सियल बॉन्ड को ही तोड़ना पहले, तो HCl तो बाहर हो जाएंगे, आपको समझा दूं, HH जोड़ देना, और ये बन जाएगा सबसे पहले फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में, और B एम्प्टी ऑर्बिटल है और कराओ आगे, इसलिए फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड में। क्या कहते हैं आप उसको, H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड। ये इनका हाइड्रोलाइसिस था। इसमें 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, खास क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो वो केमिकल बॉन्डिंग के, लेकिन यहां पर अब बात चली रही है ना, तो ये करना बहुत जरूरी है समझना। पर्टिकुलरली फास्फोरस के पेंटाहैलाइडों के रिलेशन में है, क्वेश्चन समझ लो। फास्फोरस के चारों मिलते हैं, एक तो PF5 सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में ही ये कोवेलेंट रहता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बात करते हैं PCl5 की, सॉलिड में, गैस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लिक्विड में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट सॉलिड में it exists in form of cation and anion, particularly PCl4 cation and PCl6 anion, टेट्राहेड्रल कैटायन और ऑक्टाहेड्रल एनायन। समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। इसी तरह से एक बार नोट कर लीजिए आप, PBr5 गैस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लिक्विड में कैटायन एंड एनायन, कैटायन इज PBr4 और एनायन Br, एनायन कहता है Br, does not exist in solid. In case of Pi5, in gas it exists in trigonal bipyramidal, in liquid state it exists in ion, particularly Pi4 cation and I negative, and it does not exist in solid. Here correction is also, in case of PBr5 in liquid state it also exists in trigonal bipyramidal, but in solid state it exists in ions, and their ions tetrahedral cation and bromide is anion. ये सॉलिड में मिलता है। थोड़ा करेक्शन था, चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन बन गया कि सर ये है तो सभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आपने बोला है, बोले ये सॉलिड लिक्विड सब में मिल जाता है। तो अब सुनो आप ध्यान से, इस PCl5 के बारे में देखो, आपको एक लाइन याद दिला देता हूं जो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई जाती है, जिसका नाम था स्यूडोबेरी रोटेशन। थोड़ा याद करें आप, स्यूडोबेरी
रोटेशन, स्यूडो बेरी रोटेशन क्या था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो आप समझ रहा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों हेलोजनों से ज्यादा, इसलिए ये बॉन्ड फ्लोरीन के बहुत पास में। और दूसरी बात, और फ्लोरीन का इन चारों हेलोजन से साइज छोटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के बहुत पास। अरे देखो दो बात हो रही है दोस्तों, क्या बात हो रही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा अपनी ओर, ठीक है साहब। और सभी हेलोजन में फ्लोरीन का साइज छोटा, इसलिए लोन पेयर, इसलिए फ्लोरीन के लोन पेयर फास्फोरस के क्लोज। तो जैसे ही ये देखो, इसको भी एक इंपॉर्टेंट नाम दे रखा है मैंने, स्यूडो बेरी रोटेशन कहते हैं। तो ये फ्लोरीन तो बाहर निकल जाएगी इस स्टेट पे, और ये जो पास वाला आपके पास फ्लोरीन इक्वेटोरियल, ये चला जाएगा इसकी जगह, और ये रोटेट होके और वापस आ जाएगी इस जगह। यानी क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस pf5 में ये एक्सियल और इक्वेटोरियल जो फ्लोरीन है वो इंस्टेंटेनियसली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वैसे ध्यान रखो, जब ये बॉन्ड एक्सियल होगा ना तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी बजाय इक्वेटोरियल से, ध्यान रखें ऑलवेज, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल है। तो एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या होता रहता है, इंस्टेंटेनियसली एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्यूडो बेरी रोटेशन। क्यों, दो बात, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, therefore their bond pair more close toward the fluorine, and due to smaller in size their lp lone pair of electron more close toward the empty orbital of phosphorus, and hence they instantaneously change their position, and hence in solid, liquid and gas it exists in form of a covalent molecule trigonal bipyramidal। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं साहब स्पेशियल 5 की। इसमें ऐसा होता नहीं बेरी स्यूडो रोटेशन, इसलिए मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। क्यों, एक्सियल बॉन्ड ज्यादा बड़े और इक्वेटोरियल छोटे, इसलिए गैस में तो चल जाता है, लिक्विड में भी चल जाता है, लेकिन सॉलिड में पैकिंग नहीं होती। इसलिए ये सिमेट्रिकल कैटायन और एनायन में टेट्राहेड्रल कैटायन और ऑक्टाहेड्रल एनायन। एक बार वापस, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, 6 कर सकता है, कर सकता है, क्लोरीन के साथ है, ऑक्सीजन स्टेट +5। अच्छा अब बात करते हैं पीबीआर की, उसी की जैसी बात करें गैस में और लिक्विड में। लेकिन सॉलिड में आयन बनेगा, लेकिन वो कौन सा आयन नहीं पता है, इस तरह का ऑक्टाहेड्रल एनायन नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एनायन में आपको पता है ना कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या थी, sp3d2, 2 d ऑर्बिटल चाहिए, उन d ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करने की इस ब्रोमाइड या आयोडाइड की कैपेसिटी तो नहीं, इसलिए इसका जैसा ऑक्टाहेड्रल एनायन नहीं बनाता, सिमेट्रिकल ब्रोमाइड आयन बनाता है। और pI5 के बारे में बात करूं तो गैस में तो चल जाता है, लिक्विड में ही वही लाइन, लिक्विड में आयन में टूट जाता है, टेट्राहेड्रल कैटायन एंड एनायन आयोडाइड, और सॉलिड में मिलता ही नहीं, सॉलिड में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये थे आपके पास में फास्फोरस के बोले हैं अपन, बात की हमने निकोजस फैमिली के ग्रुप नंबर 15 के हैलाइड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट थे, आप ध्यान रखना है इसको। अब मैं बात कर रहा था साहब, इसमें आपके पास में कंपाउंड है नाइट्रोजन का, एक तो खुद नाइट्रोजन है, एक अमोनिया, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, अपन दोनों के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन के बारे में। N2 फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या कह देते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन। प्रिपरेशन इसका, प्रिपरेशन तो देखो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में यदि बनानी हो ना प्योर नाइट्रोजन, तो इसकी मेटल जो एजाइड होते हैं, मेटल एजाइड, उनके थर्मल डिकम्पोजिशन से बनती है। एजाइड आयन समझते हो ना, N3 नेगेटिव एजाइड, तो कोई भी मेटल ले लो, बोले साहब सोडियम एजाइड, तो फॉर्मूला ये रहा Na(N3), करो इसको हीट करते हैं तो सोडियम बन जाता है मेटल, और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म आती है N2 गैस। बैलेंस करके लिखना चाहते हैं तो किसी भी मेटल एजाइड से, जैसे बैरियम एजाइड लिखना है, एजाइड का फॉर्मूला ये, बैरियम की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए फॉर्मूला ऐसे कर दो गरम। तो मेटल एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से बिल्कुल प्योर फॉर्म में क्या बन जाती है, नाइट्रोजन गैस। ये तो इसकी एक प्रिपरेशन थी। दूसरा और भी बहुत से मेथड है, आपको काफी डिस्कस करूंगा। दूसरा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंट भी, ध्यान से सुनना। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी लाइन, ध्यान से।
दो अमोनियम सॉल्ट, एक तो साहब ये भी अमोनियम क्लोराइड है, एक ये भी है, ये भी है अमोनियम का सॉल्ट है। देखो इधर आप समझिए, यहाँ पर तो एनायन है क्लोराइड आयन, और यहाँ पर एनायन है आपके पास में डाइक्रोमेट। आप सुनना ध्यान से, आपको पता है ना कि हेलोजन की तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इससे नीचे वो जा नहीं सकती, इसका मतलब इसका रिडक्शन में कर नहीं सकता। तो यहाँ पर तो बोलता हूँ कि साहब इस अमोनियम सॉल्ट में नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन, जब इनके नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी है? नॉन रिडॉक्स। आप चेक कर लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ हो तो नॉन रिडक्स, और अदर सॉल्ट के जैसी इनका थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अमोनिया। क्या कह दिया मैंने कि यदि अमोनियम सॉल्ट में, दो लाइन सुनना, यदि अमोनियम सॉल्ट में एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, रुको इसको थोड़ी देर बाद में बोलूंगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझते हो जिसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो या वीक ऑक्सीडाइजिंग हो, या कहता होना चाहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन, तब उस केस में ये जो अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन है, एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा आपके पास में, एक प्रोडक्ट अमोनिया जरूर बनेगी। जैसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग में ये ना, इसी तरह से कोई भी हैलाइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, सबका इसी तरह से कराओ और क्या प्रोडक्ट बनाओ, अमोनिया प्लस SBr। ठीक इसी तरह से देखो और बताता हूँ, वीकली ऑक्सीडाइजिंग में ये आते हैं फॉस्फेट सल्फेट वगैरह, जैसे और देखो अमोनियम कार्बोनेट हो, ध्यान से देखिए, अमोनियम कार्बोनेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीकली ऑक्सीडाइजिंग, हीट करो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा साहब आपके पास में, अमोनिया प्लस CO2। क्या बोली जाएगी, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट हो, क्या हो, अमोनियम सल्फेट करो हीट तो अमोनिया बनती है प्लस H2SO4 बनता है, और फर्दर हीट कर दोगे इसको तो इसमें से वाटर और क्या बन जाती है, SO3। और बता दूं यदि टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो ये SO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाती है, किसमें, SO2 एंड O2 में। ध्यान रखना, डायरेक्ट SO2 और O2 नहीं आती है, कब, H2SO4 के डिकम्पोजिशन से H2 और SO3 बनता है। यदि टेम्परेचर आपके पास में 800 से ज्यादा है, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि SO3 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होती है, उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो ये डिकम्पोज होगी। ठीक है, इसी तरह से फॉस्फेट भी हो, अमोनियम फॉस्फेट PO4, तो आप जब डिकम्पोज करोगे तो नॉन रिडॉक्स होगी, एक प्रोडक्ट अमोनिया और क्या बाहर निकल जाएगा, P2O5, कोवेलेंट नेचर के बाहर निकल जाते हैं। तो एक लाइन तो ध्यान रखना कि यदि अमोनियम सॉल्ट में नॉन ऑक्सीडाइजिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग हो तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन नॉन रिडॉक्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड लाइक एज अदर सॉल्ट द प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक इन नेचर लाइक एज कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे आप दूसरी बात सुनो, यदि आपके पास में अमोनियम सॉल्ट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन हो, जैसे ये रहा अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपको पता है कि +3 में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्म कर दो और थोड़ा सा गर्म करते ही N2 डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा CrO3 में और बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन। तो मैं क्या कह रहा था, ऑक्सीजन का वाटर H2 से रिएक्ट कर लेगा। अब दूसरी लाइन सुनो, क्या कह रहा हूं कि यदि अमोनियम सॉल्ट में कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन हो और उसको हीट कर दिया जाए तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन हो गया। अमोनियम सॉल्ट किस में बदल गया, N2 में, रिडॉक्स रिएक्शन, एंड देयर थर्मल डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं उनके अपोजिट एक्सोथर्मिक। उसका रीजन आपको समझा देता हूं कि ये जो नाइट्रोजन है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जब ये बॉन्ड बनाती है ना 3, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल जाती है, आपने जितनी दी ना उससे भी कहीं ज्यादा, इसलिए रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ध्यान से देखना तो हमारी बात। तो ये सब आपके पास में N2 गैस बाहर निकल जाती है, ये ग्रीन पाउडर में कन्वर्ट, ये ग्रीन होता है, एक आध बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कलर वाले का। ये डाइक्रोमेट तो कैसा होता है आपको पता है ना, ऑरेंज, और इसको जब थर्मल हीट करते हो तो कैसा पाउडर बनता है, ग्रीन, किसका, CrO3 का N2 गैस बाहर। और देखो जो नॉन, ये जो आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, जैसे इधर देखिए अमोनियम नाइट्राइट, थोड़ा सा गर्म कर दो, वाटर बाहर और N2 गैस, देखो इधर N2 गैस।
तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, नाइट्रोजन +3 में 0 में चली गई, समझ गए। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द केस में N2 बनती है, बता दूं एक प्रोडक्ट है, आप ध्यान रखना इसको, अमोनियम नाइट्रेट, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स होगा जिसमें वाटर बनाओ दो तो इसी तरह से, और एक मॉलिक्यूल बनेगा N2O जिसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। और ध्यान रखना जैसे औरों की बात कर रहा हूं ठीक उसी तरह से ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलती है, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन दे देगा और N2 में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एनायन जैसे बोले आयोडेट वगैरह हो तो बोले साहब अमोनियम आयोडेट, अमोनियम इस तरह से देखो करो हीट तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक प्रोडक्ट क्या बनाना है N2, बस इसको ध्यान रखना नाइट्रेट को, बाकी सब में N2 बनानी है आपको। रिएक्शन में क्या करोगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगी, N2 बन जाएगी, आयोडीन भी बनती है, O2 बन जाएगा, वाटर वगैरह बाहर निकल जाता है, समझ गए हमारी बात। तो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट N2 बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये आप ध्यान रखो किसका डिकम्पोजिशन था, अमोनियम सॉल्ट का। तो ये मेरे पास में एक मेथड था नाइट्रोजन गैस बनाने का, दूसरा मेथड, पहला मेथड तो बताया था मैंने, क्या करोगे आप मेटल एजाइड से रिएक्शन करा लो, ठीक है, हीट कर दो उनका बन जाता है। दूसरा अमोनियम सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से क्या बन जाती है आपके पास में N2 गैस। और सिंपल और भी मेथड है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, इसको ओस्टवाल्ड रिएक्शन भी कहते हैं, सॉरी इसका नाम है बर्कलैंड आइड प्रोसेस, N2O2, हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, 3000 पे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यील्ड बहुत ज्यादा नहीं आती। लेकिन जो HNO3 बनाने की बर्कलैंड आइड विधि है ना, बर्कलैंड एंड आइड विधि, उसकी रिएक्शन है ये, इससे बनाई जाती है। एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस से भी बनता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उससे भी क्या बन जाती है N2। चलो और बाकी अगली क्लास में बात करेंगे, थैंक यू।